नमस्कार, मैं हूं परिवेश वात्स्यायन और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे पूर्ण लॉकडाउन की, यानी पूरी तरह से हिंदुस्तान बंद। ये सब इसलिए हो रहा है कि जनता की जान बच सके। सरकार और एजेंसियां पूरी ताकत के साथ कोरोना से जंग लड़ रहा है। जनता सरकार के हर फैसले के साथ खड़ी है। देश के कई इलाकों में लॉकडाउन के बाद हॉटस्पॉट किया गया है। देश में सैकड़ों इलाकों को हॉटस्पॉट किया गया है। ये वो इलाके हैं जहां कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। अब इन इलाकों को पूरी तरह बंद कर सैनिटाइज किया जा रहा है। हर लोगों की चेकिंग की जा रही है ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके। यानी वो इलाके जो हॉटस्पॉट किए गए हैं वो पूरी तरह सील हैं। यहां ना तो कोई आ पाएगा न जा पाएगा। संपूर्ण लॉकडाउन से समाप्त होगा कोरोना। इस हॉटस्पॉट का क्या असर पड़ेगा ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देश कोरोना काल से गुजर रहा है। देश उस दुश्मन से लड़ रहा है जो सामने से वार नहीं करता। वो दुश्मन अदृश्य है लेकिन लगातार हमले करता जा रहा है। लोगों की जिंदगी लील रहा है। एक वायरस ने पूरे विश्व को बर्बाद कर दिया है, लेकिन इसके ताकत के आगे सभी ताकतवर देश असहाय है। देश ने कई महामारियों का मुकाबला किया है, देश के दुश्मनों को ढेर किया है, कई बीमारियों को परास्त किया है, लेकिन कोरोना जैसे वायरस से पहली बार मुकाबला हो रहा है। कोरोना के कहर से पूरा विश्व करा रहा है। भारत भी कोरोना से लड़ाई जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है ताकि जनता की जान बचा सके। देश तो बच ही जाएगा, लेकिन जनता की जान सबसे जरूरी है। कोरोना से लड़ाई में सरकार, संगठन और अधिकारी, कर्मचारी, समाज सेवी सभी एक साथ देश के साथ खड़े हैं। देश की जनता सरकार के हर फैसले में खड़ी है ताकि कायर कोरोना को परास्त कर सके। देश अभी एक वायरस के आगे बेबस है। पूरा देश बंद है, सभी लोग घर में लॉक है ताकि जिंदगी बची रहे। पिछले 7 दिनों से कोरोना ने फन फैला लिया है। पूरे देश में लॉकडाउन है। अब लॉकडाउन से भी ज्यादा कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। प्रशासन अब हॉटस्पॉट कर उन इलाकों को सील कर रहा है जो अति संवेदनशील है, जहां कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। देश के कई शहरों को हॉटस्पॉट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली ने कुछ इलाकों को अति संवेदनशील क्षेत्र या हॉटस्पॉट घोषित कर सील कर दिया है। हॉटस्पॉट का मतलब है कि पूरी तरह से सील, ना कोई उस इलाके के अंदर आएगा और ना ही कोई जाएगा। जो भी सामान खरीदना है प्रशासन घर तक पहुंचाएगा। हॉटस्पॉट के कुल मकानों का डिटेल और उस हॉटस्पॉट की जनसंख्या, वहां पर फायर टेंडर और सैनिटाइजेशन से कार्रवाई की गई कि नहीं, उस हॉटस्पॉट के क्षेत्र में कितने कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, कितने जो है वहां पर संदिग्ध हैं और कितने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में लिए गए हैं, और इसके साथ साथ वहां बैरिकेडिंग की व्यवस्था, गेट्स लगाने की व्यवस्था हो गई कि नहीं। हॉटस्पॉट्स के क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के डोर टू डोर डिलीवरी के लिए दूध, राशन, फल सब्जी की व्यवस्था के लिए भी अलग से समीक्षा करने का निर्देश उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को दिया है। आवश्यक वस्तु और आपातकालीन सेवाएं जैसे था पहले वो हमेशा बहाल रहेगी। प्रशासन, अथॉरिटीज़ ये प्रयास कर रही है कि डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से आपके सोसाइटीज़ तक, घर तक सामान पहुंचे। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल से टाई अप भी हुई है। इस तरह के 22 हमारे हॉटस्पॉट्स और क्लस्टर्स हैं जहां पर जिनको सील किया गया, लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है। ये कल मध्य रात्रि से ही प्रभावी हो गया है और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ सबको घरों में ही सीमित है, सब लोग घरों के अंदर हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कुछ इलाकों को हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। ये ऐसे इलाके हैं जहां 6 या उससे ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं और जहां संक्रमण की तेजी से फैलने की ज्यादा संभावना है। दिल्ली में 20 इलाकों और उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में 104 हॉटस्पॉट इलाके को चिन्हित किया गया है, जिससे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। प्रशासन पूरी तरह से चुस्त है। कोशिश है कि हॉटस्पॉट इलाके को पूरी तरह सैनिटाइज करना, हॉटस्पॉट इलाके में रहने वाले लोगों की जाँच करना, लोगों पर निगरानी रखना ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जाए। दिल्ली में पूरी तरह से लॉकडाउन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग, अपने आप को क्वारंटीन करके रखना या अपने घर तक अपने आप को कंटेन करके रखना ही कोरोना का समाधान है। लेकिन जब आप लॉकडाउन करते हैं तो लोगों के ऊपर हार्डशिप होती है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने बात की है, सब किसी कंपनी में या कोई छोटी मोटी काम करते थे, अपनी दुकान चलाते थे या कोई इस तरह का काम करते थे जो अब लॉकडाउन में बंद है और उनके घर में काम कैसे चले। उन लोगों ने कभी राशन कार्ड भी नहीं बनवाया, तो आज उनको मदद के लिए सरकार आगे आई है। देश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। करीब 6000 लोग कोरोना के जद में हैं। 166 लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं।
सरकार ने इस खतरनाक वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन समेत तमाम उपाय कर रही है। महाराष्ट्र का मुंबई, पुणे, मध्य प्रदेश का इंदौर और बिहार का सिवान शहर कोरोना के हॉटस्पॉट के रूप में उभरे हैं। इंदौर की स्थिति तो ज्यादा ही खराब है। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 200 को पार कर चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार देर से जागी, इसी का नतीजा है कि कोरोना कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना ने महाकाल का रूप धारण कर लिया है। मुंबई और पुणे आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। सरकार ये जानने में जुटी है कि कहां चूक हुई है। तमाम कोशिशों के बाद भी इन शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों से प्रशासन परेशान है। अब सवाल यह है कि क्या हॉटस्पॉट करने के बाद कोरोना हारेगा? लॉकडाउन बढ़ाने से कोरोना की लड़ाई हम जीत लेंगे? आखिर कब तक कंट्रोल में आएगा कोरोना? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो बड़ा सवाल ये, क्या इस वक्त लॉकडाउन करने से जो मरीजों की तादाद है वो घट रही है? बिल्कुल घट रही है। और बुनियादी तौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार चीफ मिनिस्टरों से बात कर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, सांसदों से बात कर रहे हैं, डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, बॉलीवुड के लोगों से बात कर रहे हैं, हर जगह से प्रधानमंत्री मोदी को एक ही राय मशवरा मिल रहा है इस पूरे मामले पर कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। और शायद प्रधानमंत्री मोदी भी इस वक्त यही सोच रहे हैं कि आने वाले 11 तारीख को जो देश के सारे मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक होने वाली है उनकी, उस मीटिंग में यही होने वाला है कि थोड़े दिन का एक्सटेंशन और दिया जाए ताकि लोग कोरोना से संक्रमित कम से कम लोग हो सकें। हालांकि ऐसी रिपोर्ट भी आई है कि जो मौत की जो रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है, कोरोना संक्रमित पेशेंट की जो रफ्तार बढ़ रही है, वो एक तरीके से इटली के में जिस तरीके से बढ़ी है उसी तर्ज पर हिंदुस्तान में भी इस वक्त बढ़ रही है। हालांकि स्थिति अब भी कंट्रोल में है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कम से कम नुकसान हो और लगातार लोग घर में रहें, इसलिए अपील भी किया जा रहा है। लोगों को अपील किया जा रहा है कि लॉकडाउन का सरकार के द्वारा जो दी गई गाइडलाइन है उसका बिल्कुल फॉलो अप करें। और सख्ती भी इसीलिए सरकार अपना रही है कि घर से बाहर न निकलने की हर किसी को सलाह दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उन तीनों से समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर के अग्रवाल साहब हैं, पूर्व IMA के अध्यक्ष। डॉक्टर TS क्लेयर हैं, PSRI हॉस्पिटल दिल्ली के चेयरमैन हैं। और डॉक्टर संजय कुमार हैं, झारखंड के एक छोटे से शहर देवघर में एक अस्पताल चलाते हैं। हमने आज इसलिए डॉक्टर संजय को इसलिए अपने कार्यक्रम में जोड़ा है ताकि हम समझ सकें कि बड़े शहरों की बात अलग है, छोटे शहरों में जब इस तरह के पेशेंट आते हैं, क्योंकि दिल्ली के कहा गया कि मरकज से जब लोग निकले तो छोटे शहरों की तरफ गए, वहां स्थिति कितनी भयावह हो गई, कैसे लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोगों को और कैसे क्वारंटाइन कर रहे हैं लोगों को और कैसे लोगों को सलाह दी जा रही है घर में और मेडिकल टीम किस तरीके से काम कर रही है, यह भी समझना बेहद जरूरी है। तो डॉक्टर संजय, डॉक्टर TS क्लेयर और डॉक्टर के अग्रवाल साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर के अग्रवाल साहब, मैं जरा आपसे समझना चाहूंगा क्या तैयारी अब दिख रही है यहां से, क्योंकि लगातार आप देखें दिल्ली NCR में आप तो देख ही रहे हैं कि इस वक्त हॉटस्पॉट बनाया गया। हॉटस्पॉट पर बड़ी सख्ती से कहा जा रहा है लोगों को कि घर से बाहर किसी को निकलना नहीं, जो भी जरूरी सामान है सरकार प्रशासन घर तक डिलीवरी करा करके दे रही है और लोगों से अपील कर रही है कि बिल्कुल घर में रहें। डॉक्टर अग्रवाल, सबसे पहले तो आप सब लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो सबसे पहले सब लोग बाहर निकले। मैं मास्क को उतार रहा हूँ क्योंकि 10 एरिया में कोई भी नहीं है। और छोटी सी चीज में आपको जुगाड़ू चीज बताता हूँ कि अगर आपके पास में सिंपल रुमाल है, जो लोगों के लिए कहा जा रहा है कि बाहर निकलो तो आप मास्क पहनो, तो सिंपल आपने जब आपने सिंपल रुमाल को आपने बांध दिया तो ये नीचे की तरफ से खुल रहा है, तो नीचे से हवा जाएगी तो रिस्क होगा। तो आप एक सिंपल रबर बैंड ले लीजिए, जो 3 आपस में मिले हुए हैं, और इस रबर बैंड को अगर मैं नाक से नीचे तक लगा दूं और इन दोनों को अगर मैं कान में लगा दूं तो मेरा ये एब्सोल्युटली एयर फिट मास्क बन गया। अगर मैं बाहर कहीं जा रहा हूँ और कोई आदमी खांस रहा है, मान लीजिए मैं गाड़ी में हूँ, बस में हूँ, कोई आदमी खांस रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर में मैं एयर फिट मास्क अपना रुमाल से बना सकता हूँ। और अगर आपके पास में सर्जिकल मास्क है तो सर्जिकल मास्क को आप पहन के इसके ऊपर में भी आप इसको लगा के इसको एयर टाइट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको इसके साथ में एयर टाइट कर दिया। ये जुगाड़ू टेक्निक है जो हर आदमी घर के अंदर में कर सकता है। आपने इसको जो है एयर टाइट कर दिया। अब मान लीजिए डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं हमें N95 मास्क नहीं मिल रहा है, तो वो एक्सटेंडेड यूज के लिए वो क्या करेंगे कि अपना सिंपल N95 मास्क पहन लिया, अभी 8 घंटे में खराब हो जाएगा।
अब मेरे को इसको 12 घंटे चलाना है, तो इसके ऊपर मैंने सर्जिकल मास्क लगा दिया। जी। अब इसको एयर टाइट करना जरूरी है, तो मैंने इसको एयर टाइट कर लिया। अब वो जो मास्क मेरे को 8 घंटे में चलाना था, इसको अब मैं 12 घंटे या 24 घंटे तक चला सकता हूँ उसके साथ में जो है। तो ये जुगाड़ू चीजें हैं जो हमें करनी है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द एग्जिट प्लान। एग्जिट प्लान से मेरा मतलब है कि जब भी लॉकडाउन खत्म होगा, एक तो मोदी जी का एग्जिट प्लान आएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को अपना एग्जिट प्लान बनाना है। मेरे को अपने ऑफिस का एग्जिट प्लान बनाना है कि मैं कैसे शुरुआत करूंगा। क्या मैं 100% लोगों को अलाउ करूंगा? मेरे को अपने ऑफिस में डिस्टेंसिंग चाहिए परमानेंटली, यानी कि अगर मेरे ऑफिस में जो है 6, 8, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो उनको मैं कैसे ट्रायल में लाऊं। अपने ऑफिस के अंदर में क्या लोगों जो भी आएगा वो हाथ धो के अंदर आए, जूते उतार के बाहर आए, कुल्ला कर रहे, हाथ धोए। मेरे पास में फाइलें आ रही है। तो अभी नाउ जो जरूरत है वो है पर्सनल एग्जिट प्लान की, ऑफिस एग्जिट प्लान की, हॉस्पिटल के एग्जिट प्लान की। सरकार तो बोल रही है कि जी आज ये 6 एरिया 7 दिन के लिए एक्सटेंड कर दो। उसके बाद बोल रही है कि जी ये जहाँ सील्ड है बाकी जगह हम खोल रहे हैं, कि सील्ड वाली जगह को छोड़ के वहां पे या बाकी जगह पे हम खोल रहे हैं। उस खोलने के अंदर में आज जो 1 हफ्ते का समय है, हम सब लोग मिलके अपना अपना एग्जिट प्लान बनाएं कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा, वी कैन नॉट बिकम नॉर्मल ऑन डे 1। हमारे को अपने आप को बचा के रखना है। सरकार आपके घर में नहीं घुस सकती, सरकार बाहर लॉकडाउन खोलेगी, लेकिन मेरे अपने ऑफिस का लॉकडाउन परमानेंटली रहेगा कि मेरे ऑफिस में कोविड नहीं घुसना चाहिए। मेरे लिए लॉकडाउन का मतलब है मेरे घर में, मेरे शरीर में या मेरे ऑफिस में मैं कोविड को कैसे घुसने ना दूं। दैट इज माय पर्सनल लॉकडाउन। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर क्लेयर साहब, क्या कहेंगे? आपके नजरिए से इस वक्त क्या लगता है और क्या एहतियात बरतनी चाहिए? क्योंकि अब सरकार भी विचार कर रही है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, हॉटस्पॉट क्रिएट किया गया, उन हॉटस्पॉट पर सख्ती बरती जा रही है। क्या लगता है और क्या क्या करने चाहिए? क्योंकि एहतियात बरतना ही इस वक्त सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट वर्क है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है। भी आज की डेट में तो यही होगा, जहाँ पे हॉटस्पॉट होगा। हॉटस्पॉट की डेफिनेशन है कि किसी जगह पे पहला केस आया जो पहले नहीं था, जिस मोहल्ले में आएगा, जिस अपार्टमेंट में आएगा, वो सील हो जाएगा। जहाँ नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं वो सील हो जाएंगे। धीरे 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 जहाँ पर भी आपको लगता है 14 दिन से कोई नया केस नहीं आया, आप उस जगह को खोलते जाए। तो जहाँ पर भी 14 दिन से ज्यादा अगर कोई भी केस नहीं आता है, आप उसको खोलेंगे। जहाँ केस आ जाता है आप उसको सील करेंगे। ये प्रोसेस कम से कम चलती रहेगी जब तक इतनी धूप ना आ जाए कि यार अगर ये हिट एंड रन वायरस है जैसे SARS और MERS था, तो फिर ये धूप के अंदर में खत्म हो जाएगा। अगर ये हिट एंड रन वायरस नहीं है तो फिर तो हम इसको डिले कर रहे हैं, फिर ये वापस नवंबर में दोबारा आएगा। तो बिकम लाइक ए सीजनल, तब तक हो सकता है कोई दवाई, तब तक हो सकता है कोई वैक्सीन आ जाए। जी डॉक्टर TS क्लेयर साहब, मैं जरा आपसे यही चीज समझना चाहता हूं कि इस वक्त में और क्या एहतियात बरतने चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ा क्लियर है कि अभी नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं जी। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हमें लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ेगा जी। और मैं समझता हूँ कि कम से कम 2 हफ्ते तो और बढ़ाना पड़ेगा जी। और दूसरा ये कुछ हॉटस्पॉट जो हमने आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसे ही ऑल ओवर दी कंट्री आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहाँ की हमें ज्यादा सख्ती या ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है। वो मेरा ख्याल है कि ठीक किया है। यही एक तरीका है कि हम इसको जो वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो क्लियर है कि जिन लोगों ने, जिन कंट्री में ज्यादा सख्ती करी गई है लॉकडाउन की, तो वहाँ इसका रिजल्ट मिला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमें भी मिलेगा। पर हमें अभी ढील नहीं कर सकते, ये बड़ा क्लियर है। जी डॉक्टर संजय, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आमतौर पे ये तो बड़े शहरों की बात हुई, डॉक्टर अग्रवाल साहब बता रहे हैं, डॉक्टर क्लेयर साहब बता रहे हैं, लेकिन छोटे शहरों में क्या मुसीबत, क्या किस तरीके की कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ रहा है इस वक्त? डॉक्टर संजय, आवाज आ रही है अब तक? जी डॉक्टर अग्रवाल, अब फर्दर और क्या क्या चीज होनी चाहिए? क्योंकि अभी सवाल यह है कि कई जगह ऐसी भी तस्वीरें आई कि लोग अब भी डर रहे हैं। एक जो कहा यह जा रहा है कि
घर के अंदर लोग जो अगर कोई जा रही है मेडिकल टीम उनके पास किसी इलाके में चेकिंग करने जा रही है तो लोग डॉक्टरों की टीम पर हमला कर देते हैं। सर, क्योंकि आप तो पूरे IMA के अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे हालात में अभी कैसे डॉक्टरों के लिए तो मतलब कहें कि दो तरफा मारे, एक तरफ तो उनको मरीजों को देखना है, वो समझना है, दूसरी तरफ ऐसे लोगों से भी अभी लड़ना पड़ रहा है। देखिए, वी कैन एक्सपेक्ट दैट फॉर एंजाइटी जी। वी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि इस वक्त में लोग स्ट्रेस में होंगे, रिएक्शन करेंगे, लोगों की डिजायर फुलफिल नहीं होगी तो वो रिएक्ट करेंगे, पेशेंट ज्यादा होंगे और उनको पहले केयर नहीं मिली, वो रिएक्ट करेंगे। क्योंकि कोविड-19 में अनएक्सपेक्टेड डेथ हो रही है, 7 लोग ऐसे मरे जिनकी उम्र 40 साल से कम थी, तो उनकी फैमिली की रिएक्शन ला दिया। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फैमिली ऐसे रिएक्ट कर सकती है तो सरकार की ड्यूटी बनती है एडिक्वेट अरेंजमेंट करने की, सेंट्रल एक्ट वायलेंस को लाने की और एडिक्वेट सिक्योरिटी करने की। डॉक्टर्स डॉक्टर पेशेंट देख रहे हैं, वो सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं कर सकते। दूसरा है कि ये भी लाजमियत है कि जब किसी कॉलोनी में कोई पेशेंट आता है, एक पेशेंट पॉजिटिव हो जाता है तो बाकी के नेबर्स रेस्टलेस हो जाते हैं, और जहाँ पे जब वो किसी डॉक्टर को एप्रन पहन के आते हुए देखते हैं, उनको लगते हैं कोविड को लेकर नहीं आ रहा, तो उनका रिएक्शन लाजमियत है। इसलिए ये सारा काम हर RWA, जैसे चीफ मिनिस्टर्स ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट, सब RWA को एड्रेस करें, उनको समझाएं कि डॉक्टर्स का रोल क्या है, और वो जब हॉस्पिटल से घर पे आ रहे हैं वो इन्फेक्शन लेके नहीं आ रहे। सो आई डू एक्सपेक्ट रिएक्शन, बट आई डोंट वांट टू रिएक्ट, आई वांट टू एक्ट। सबसे पहले हमें समझाना है, पब्लिक पहले रिएक्ट करेगी, फिर एडजस्ट करेगी, फिर लाइक करेगी। दोनों एंगल पे एक पब्लिक को समझाया जाए, RWA की मीटिंग हो, प्राइम मिनिस्टर का बार बार इसके ऊपर में एड्रेस हो, और साथ में एक सेंट्रल एक्ट भी बने वायलेंस का, थोड़ा डर भी। जैसे भगवद गीता के अंदर में कृष्ण ने अर्जुन को डराया भी था और पुचकारा भी था। डराया था विराट स्वरूप दिखा के, पुचकारा भी था चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ। उसी तरीके से पब्लिक को हमें सिंपैथी भी देनी है कि ठीक है आपका रिएक्शन सही है, लेकिन थोड़ा डराना भी है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जो है नॉन अवेलेबल वारंट की जेल हो जाए। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है डॉक्टर अग्रवाल कि लोग इस वक्त कह रहे हैं, जो कई डॉक्टर कह रहे हैं कि हम 3rd स्टेज में आ गए। क्या वाकई हम 3rd स्टेज में? क्योंकि रफ्तार अगर देखी जाए तो रफ्तार हमारी इटली जैसी ही है, मौत और जो केस के रफ्तार हैं। हालांकि हम 1 महीने पीछे चल रहे हैं उस रफ्तार में, लेकिन वो जो रेशियो लगभग वैसा ही है। अगर हम देखें तो लास्ट 5 दिन में नंबर ऑफ केसेस 500 और 600 के बीच में है। अगर ये केसेस एक दिन में 1000 हो जाते तब हम बड़े करते। नंबर 2, याद रखिए पूरे चाइना में सिर्फ वुहान को लॉकडाउन हुआ था, बाकी चाइना में नहीं हुआ था। तो उसी तरीके से हॉटस्पॉट जो होते हैं, जो एपी सेंटर होते हैं, भारत में अभी तक कोई एपी सेंटर नहीं बना। अमेरिका में एपी सेंटर न्यूयॉर्क बन गया है, जहाँ पे लाखों की तादाद में केसेस हो गए। भारत में अभी भी ये लोकल पॉइंट ऑफ केसेस है। तो इसका आप उसको जिस भी कंडीशन को आप बोल रहे हो कि ये सील कर दिया है, उसको आप स्टेज 3 मान सकते हो, स्टेज 2 मान सकते हो, जो मर्जी मानो। तो आज की डेट में तो 2 ही स्टेजेस हैं कि सील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जहां नए केसेस आएंगे 14 दिन के लिए सील करेंगे, जहां पे 14 दिन केस नहीं आएंगे उसको अनसील करना होगा। यही एक पॉलिसी है जो कि सक्सेसफुल होगी। पूरे इंडिया में जिस इलाके में नया केस आया उसको 14 दिन के लिए सील कर दो, उसका आसपास का इलाका सील कर दो, 14 दिन तक केस नहीं आया तो खाली कर दो, छोड़ दो। ठीक है डॉक्टर टी.एस. क्लेयर साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या अब हम ये माने कि ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ गया, क्योंकि जिस तेजी से जो मरकज के लोग निकल करके गए या जो बाहर से आए लोग वो जगह जगह जो फैल रहे हैं, ये अचानक से ये जो केस में इजाफा आया है, ये उसका ही परिणाम है? देखिए, ये थोड़ी चिंता की बात तो है, चिंता का विषय है, लेकिन मैं ये अपना समझता हूँ कि अगर हम भारत की पॉपुलेशन ले दी जाए, इतने लोग हैं यहाँ, फिर भी मैं समझता हूँ कि नंबर ऑफ केसेस अभी भी इतने नहीं कि हम इसको मान लें कि ये कम्युनिटी स्प्रेड हो गई है। हाँ, कुछ पॉकेट में हुई है, जैसे वो जमात की बात हुई या कहीं और थोड़े हॉटस्पॉट में हुई है। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर हम हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई कर लें सारे इंडिया में, नॉट 1 या 2 जगह, सारे इंडिया में हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई कर लें और वहाँ हम उसको सील कर दें, तो मेरा ख्याल है कि हम ये जो एपिडेमिक है या 3री स्टेज है उससे अभी भी बच सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अभी 3री स्टेज में नहीं पहुंचे। सर, लेकिन ये तो तब होना कि जब लोग उस गाइडलाइंस को फॉलो करें। आमतौर पे आप भी देख रहे हैं
गाइडलाइन में अगर फॉलो नहीं करते तो उनकी सख्त पनिशमेंट करनी चाहिए। तो उसके लिए कोई भी जो है लैक्सिटी नहीं होनी चाहिए पुलिस की तरफ से या अनुशासन की तरफ से। ये तो बड़ा क्लियर करता है कि भाई हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि सारे कंट्री को, सारे देश को या कम्युनिटी को बर्बाद कर दिया जाए। तो उसके लिए तो हमें बहुत सख्त होना पड़ेगा। तो लगता है क्या कि सख्ती अगर जब तक ना करेंगे तब तक फिर ये कंट्रोल नहीं होगा इस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में लोग हैं कुछ, कई लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज को सीरियस नहीं लेते। वो ये समझे नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये उनका जो क्या बोलते हैं कि लेड बैक एटीट्यूड है, किसी चीज को सीरियसली ना लेने का एटीट्यूड है हमारे मुल्क में। उस चीज को हमें चेंज करना है और उनको बताना है कि नहीं भैया, तो यू विल गो टू जेल और यू विल बी अरेस्टेड और वट एवर, दे हैव टू फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशन। डॉक्टर अग्रवाल, एक आखिरी सवाल। और दूसरी बात ये भी है प्रवेश जी के हमारे पास इसके बिना कोई अच्छा तरीका है भी नहीं, क्योंकि अगर एक बार स्प्रेड हो जाता है तो फिर हम इंडिया में तो बिल्कुल ही बर्बादी हो जाएगी। इतने लोग हैं कि हम ना तो हमारे पास उनको संभालने के लिए बेड हैं, ना ही हमारे पास वेंटिलेटर हैं, ना ही हमारे पास डॉक्टर हैं। तो ये तो हमें प्रिवेंट ही करना है इस चीज को। ठीक है डॉक्टर अग्रवाल, मैं एक सवाल आपसे समझना चाहता हूं अब, क्योंकि आप अब ब्रेक के बाद आप नहीं रहेंगे हमारे साथ, इसलिए मैं जरा आपसे समझना चाहता हूं आखिरी सवाल कि अब जो यहां तक की जो स्थिति आपने देखी सर, अब यहां से आगे क्या खतरा कितना बड़ा दिख रहा है? लोगों एहतियात तो करना ही होगा, साथ साथ लोगों को आप क्या कहेंगे कि मानसिक तौर पर जो लोग हैं, जो जनता है, कितने मजबूती के साथ घर पर रहें और खतरा कितना बड़ा है उनके लिए? हालांकि डरना नहीं है इससे, कोरोना से लड़ना है, लेकिन खतरा है, इसको जहन में उतारना होगा। तो कितना बड़ा खतरा है? डेंगू आया, हमने मैनेज किया। चिकनगुनिया आया, हमने मैनेज किया। निपा आया केरला में, हमने उसको मैनेज किया। जीका की प्रॉब्लम आई, हमने उसको मैनेज किया। तो भारत में तो बीमारियां आती हैं, हम उसको मैनेज करते हैं। बट सी द प्लस साइड ऑफ इट, हर एडवर्सिटी के सामने कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है। पॉल्यूशन खत्म हो गया है, आपको पॉल्यूशन का इलाज मिल गया है कि जब भी दिल्ली के अंदर में पॉल्यूशन लेवल 1300-1400 हो जाए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए लॉकडाउन कर दो, आपका पॉल्यूशन लेवल इमीडिएटली कम हो जाएगा। आपके पास आंसर्स मिल गए हैं टाइफाइड के, सब लोग हाथ धोना चालू कर दिए हैं। टाइफाइड, जॉन्डिस, डायरिया, ये सब कम हो जाएंगे। मैं रोज फॉलो कर रहा हूँ, इसमें शमशान घाटों में 40% डेथ कम हो रही है। और क्या चाहिए आपको? एक चीज, अगर कोविड ने डरा के आपकी 40% डेथ कम कर दी है, ट्रैफिक एक्सीडेंट कम हो गया है, लोग केयरफुल हैं, स्ट्रेस फ्री हैं, पीपल आर प्लानिंग, पीपल आर शिफ्टिंग बैक टू देयर इंडियन साइकोलॉजी, इंडियन फिलॉसफी। सो हर चीज, अगर कोई भी ऐसी चीज नेगेटिव आती है तो हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव छोड़ के जाती है। ये भी पॉजिटिव छोड़ के जाए, यही सबसे अच्छी चीज है। बी पॉजिटिव। 100% बताता हूँ मैं आपको कि नंबर ऑफ डेथ विद कोविड इन इंडिया विल बी मच लेस द नंबर ऑफ डेथ विद निमोनिया अदर देन कोविड इन इंडिया। एक खबर दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद होने की वजह से लोगों को दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के अलावा दूसरे मरीज इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के डीजी हेल्थ ऋकुमकेश से बात की हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव ने। जरा ये देखते हैं, फिर मेहमानों के जरिए समझेंगे। प्रदेश में लगातार जहां कोरोना का कहर बढ़ते जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ओपीडी सेवाएं बंद होने की वजह से काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में और भी ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ डीजी हेल्थ मौजूद हैं, ऋकुमकेश सर। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये सेवाएं कब तक बंद रहेंगी और कब शुरू होंगी। सर, जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन लोगों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत की बात तो यह भी है कि जिस तरीके से लगातार ओपीडी सेवाएं जो हैं वो बंद हैं। ज्यादातर संस्थाओं में, ज्यादातर हॉस्पिटल्स में सिर्फ जुकाम और बुखार के ही इलाज हो रहे हैं। सर, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, आउटडोर की सर्विसेज हमने पूरी तरह से कभी बंद करने के लिए नहीं कहा है। हम हॉस्पिटल्स में वो जैसे फीवर
क्लिनिक से और फ्लू कॉर्नर से सब ने हमने बनाने के लिए कहा है। और साथ साथ जो इमरजेंसी में जो पेशेंट्स हैं उनको हम देख रहे हैं, साथ साथ जो अति आवश्यक सेवाएं हैं उनको भी हम दे रहे हैं। और साथ में जैसे महिला अस्पतालों में डिलीवरी का होना कराया जाना और सीजर अगर जरूरत पड़ती तो वो किया जाना। इसके अलावा जैसे हीमोडायलिसिस के लिए कोई पेशेंट है तो उसका, कोई कार्डियक पेशेंट, तो कोई इलाज हमने बंद नहीं किया, सारी सेवाएं हमारी ऐसी चल रही हैं। हाँ, इन जनरल जो है बहुत ज़्यादा मास गैदरिंग को हम जरूर बचा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को हम फॉलो करा रहे हैं। सर कोरोना की बात करें तो कोरोना के लेकर अभी तक कितने ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर टेस्ट हो रहे हैं प्रदेश में, और कितने लोगों का एक दिनों में जांच हो रहा है? सर अभी करीब हम 800-900 टेस्ट पर डे कर पा रहे हैं और हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में 9 जगह पे, 9 सेंटर्स पे हमारे ये टेस्ट चल रहे हैं। और अभी देखा जाए तो हम इसको और बढ़ाने की स्थिति में, अभी हम प्राइवेट जो पैथोलॉजी क्लिनिक्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करने के पक्ष में हैं। जल्दी ही इनको भी हमारा इनके साथ भी समन्वय हो जाएगा। और अभी जहाँ तक मैं कोरोना के, कोविड-19 के हमारे प्रदेश में जो स्थिति की बात करें तो अभी तक हमारे प्रदेश के 40 जनपद इससे प्रभावित हो चुके हैं। 40 जनपदों में सबसे ज़्यादा केसेज हमारे नोएडा में 65 हैं। इसके अलावा आगरा में 83, लखनऊ में 29 और गाज़ियाबाद में 25 और कानपुर नगर में 9, शामली में 17, बनारस में 9, मेरठ में 38, फिरोजाबाद में 10, सहारनपुर में 20, महाराजगंज में 6, सीतापुर में 10 और मुजफ्फरनगर में 4। इस तरह से वो जनपद हैं जिनमें कुछ केसेस ज़्यादा हैं। अदरवाइज बाकी जनपदों में संख्या बहुत कम है अस्पतालों से। सर अगर क्वारंटाइन सेंटर की बात करें तो क्वारंटाइन सेंटर जितने भी बने थे वहां पर एक मनोचिकित्सक रखने की बात की जा रही थी ताकि जो लोग हैं वहां पर वो मेंटली रूप से जो है वो बर्डन है। तो वो कब तक व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्योंकि अभी तक तो कहीं पर भी मनोचिकित्सक नहीं है? वो अभी प्रोसेस में, जल्दी उनकी व्यवस्था की जा रही है। तो ये थे हमारे साथ रुकुमकेश जी, डीजी स्वास्थ्य हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो लोग बीमार हैं, जिन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए जो है इमरजेंसी सेवाएं तो हैं ही, इसके साथ ही साथ जो अति आवश्यक चीजें हैं, जिस तरीके से ऑपरेशन की बात करें या फिर गंभीर बीमारियों की बात करें, तो उसके लिए भी जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो साफ तौर पर इलाज करें। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ विकास श्रीवास्तव, एपीएन न्यूज, लखनऊ। हम लगातार टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि शहरों के में जो ओपीडी सेवाएं हैं वहां कैसे क्या चल रही है, जो जनरल ओपीडी सेवाएं थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, और जो पेशेंट आ रहे हैं उनको लेकर के क्या हो रहा है, क्योंकि पेशेंट हर जगह हैं, लोग वो कैसे अस्पताल तक आ रहे हैं, उनकी क्या जांच हो रही है। इसीलिए हमने समझने की कोशिश की झारखंड के एक छोटे से शहर देवघर का हाल। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए, डॉक्टर संजय कुमार साहब। संजय जी, क्या हालात है अभी झारखंड में, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया कि दिल्ली में मरकज के अंदर जो लोग थे, क्योंकि वहां विदेश से आए हुए कई लोग थे, वो लोग यहां से निकल करके कई अपने अपने शहरों में जब वापस गए तो वो वहां जाकर के वहां पेशेंट की जो संख्या लगातार इजाफा, उसमें बड़ी तेजी से इजाफा हुआ। उस चीज को देखते हुए क्या प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से और क्या क्या मेडिकल टीम कैसे काम कर रही है वहां पर इस वक्त? चूंकि झारखंड थोड़ा पिछड़ा प्रदेश है और यहाँ का जिला स्तर का अस्पताल भी उतना वेल इक्विप्ड नहीं है जी। और यहाँ ज्यादा बोझ जो बीमारियों का है वो स्वतंत्र प्राइवेट चिकित्सकों के पास ही है। जी जी। तो ऐसा है कि जो मरकज से या जो एक्सपोज्ड लोग बड़े शहरों से गांवों की तरफ आए हैं, उनका जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो थोड़ा सा मुश्किल है उसमें, क्योंकि कौन किस तरह से आया, कोई ट्रक से आ गया, कोई पैदल आ गया, मतलब उसमें थोड़ी परेशानी है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में। उसमें प्रशासन प्रयास कर रही है कि ग्राम और पंचायत स्तर के जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, पंचायत सेवक, पंचायत समिति या वार्ड के सदस्य, वैसे लोगों को सेंसिटाइज करने की कोशिश की जा रही है कि वो ढूंढें और लोगों को विश्वास मिले, क्योंकि ग्रामीण लोग तो जागरूक होने में थोड़ा इनको समय लगता है। अब धीरे धीरे लोग इस खतरे को समझने लगे हैं। सोशल मीडिया के चलते
जो फेक न्यूज है उसका भी दुष्परिणाम आता है सामने, लेकिन अच्छे परिणाम भी हैं सोशल मीडिया के। तो क्वारंटाइन का मतलब समझाना, आइसोलेशन का मतलब समझाना भी जरूरी है। जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि हमको कैद कर लिया जाएगा। उनको ये बताने की आवश्यकता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर से भी, और गांव के लोगों को भी सेंसिटाइज किया जा रहा है कि आप उन्हें बताएं कि वैसे लोग जो मरकज से आए या जिनका कांटेक्ट हुआ है कोरोना से संक्रमित। अच्छा डॉक्टर साहब मैं माफ कीजिए, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जहनी तौर पर हर लोगों के दिमाग में यही आ रहा है और बुनियादी चीज वहीं जाके टिक गई है। सवाल यह कि आज लोग डर रहे हैं। अगर किसी इलाके में मेडिकल की टीम जाती है एग्जामिन करने के लिए, लोग डरते हैं। लोग समझ रहे कि पता नहीं क्वारंटाइन कैसे करेंगे, कहां ले जाके छोड़ देंगे, क्या होगा, कैसे मैं घर परिवार से नहीं मिल पाऊंगा। तो आमतौर पे मरीजों के अंदर कैसा खौफ देख रहे हैं आप लोगों में इस कोरोना को लेकर के? बहुत ज्यादा खौफ है। ये लोग जैसे गांव में लोग घुसने नहीं देते हैं। कई बार अगर जैसे एक तरह से ये लिंचिंग नहीं करते, लेकिन जिस तरह का माहौल बन जाता है कि अरे वो लोग आया है, उन लोग के पास कोरोना होगा, या बहुत लोग चिढ़ाने के लिए बोल देते हैं कि इसको सर्दी बुखार और गले में दर्द है तो इसको कोरोना है। तो ये जो जागरूकता की कमी है उसके चलते बहुत परेशानी है कि बहुत सारे अनावश्यक लोग डर भी जा रहे हैं कि हम कोरोना होगा तो मर जाएंगे। तो वो जो अंतिम आदमी तक उसके लिए जो सेंसिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो हम करनी है सरकार को और सभी जिम्मेदार नागरिकों को ये करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। वो एक मुश्किल हालात है प्रशासन के लिए, और ये जो पुलिस वाले लोग हैं उनको भी, सिपाही स्तर के जो निचले स्तर के चौकीदार स्तर के लोग हैं उनको ये चीज समझाने की कोशिश करनी होगी कि इनको डराना नहीं है और इनको ऐसा नहीं बताना है कि तुम अछूत हो। तुमको केवल हम लोग कुछ दिन के लिए, 14 दिन के लिए अलग रखेंगे, खाना पिना देंगे, तुमको डरना नहीं है, तुम बीमार नहीं हो, तुम संदिग्ध हो, तुम ऐसा लगता है कि तुम उनके कांटेक्ट में आए हो, एक्सपोज लोगों के जिनसे संभावना है बीमारी बढ़ने की। तो ये बात उनको समझाने को विश्वास में लेने की आवश्यकता है, जिस पर काम अभी जारी है और काम इस पर करना बाकी है। ठीक है। इस वक्त डॉक्टर अंशुमान कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। आप तो इस डॉक्टर संजय कुमार साहब ये देवघर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर अंशुमान साहब, आपको मैं पहले बता दूं, हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान हैं। डॉक्टर संजय कुमार साहब हैं, एक अस्पताल चलाते हैं देवघर शहर में, झारखंड के देवघर में, और डॉक्टर टीएस क्लेयर साहब हैं, पीएसआरआई के अस्पताल के चेयरमैन हैं। तो अंशुमान साहब, मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा, आप तो कैंसर विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा इस तरह की जो अफवाह वाली खबरें हैं उसको लेकर के लगातार लोगों को एजुकेट करते रहते हैं, लोगों को समझाते हैं। डॉक्टर संजय जो भी कह रहे थे, बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि लोगों में इस तरीके का खौफ फैला दिया गया, इस तरीके का डर फैला दिया गया है कि वो मेडिकल के टीम को, मेडिकल स्टाफ को जैसे देखते हैं वो डर जाते हैं कि अब न जाने ये कहां ले जाकर के हमें रख देंगे, क्वारंटाइन कर देंगे, और क्या होगा क्वारंटीन से, अब हम कितने दिन अपने परिवार से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, या यहीं से कहीं अंतिम यात्रा तो नहीं निकल रही। ये जो माहौल है, इस माहौल को कैसे बदला जाए डॉक्टर साहब? परिवेश जी, मैं डॉक्टर संजय की बात सुन रहा हूं, बिल्कुल सही बात है। मेडिकल में जब हम लोग पढ़ते हैं सारे शब्द हमारे लैटिन ग्रीक के होते हैं। हमारे लिए बड़ी आसान सी बात है, जैसे पुलिस चौकी में जब जाते हैं तो उनके लिए छोटे मोटे केस हैं, हमारे लिए क्वारंटीनो ही है। लेकिन एक हिंदुस्तानी के दिमाग से सोचिए, इतना भारी भरकम शब्द जिसका सही प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग नहीं कर सकते, आपने उनको थोप दिया। क्या उसका इंडियन वर्जन शुरू से हमने इसकी कोशिश की कि साइंटिफिक टेम्पर के तहत हम समझा सकें क्वारंटीन क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या मतलब है। अधिकतम लोग तो गांव में समझते नहीं सोशल डिस्टेंसिंग। उनको अगर ये बताया जाता कि बैठते हो एक डंडा रखो, दूसरा आदमी उस डंडे के दूर बैठेगा, साधारण था सोशल डिस्टेंसिंग समझाना, क्वारंटीन समझाना। कहने का मतलब इंडियन वर्जन की चीज अगर हम करके रखते पहले से, जो नहीं हुआ, क्लियर की बात न करें। आगे की तैयारी के लिए हमारा क्या इंतजाम है, जिसके लिए मैं हर समय कहता हूँ 3T कब का सोशल मीडिया पर डाला, टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड टुगेदरनेस। क्या है टेस्टिंग? सब लोग जानते हैं, कोरोना की टेस्टिंग, सस्पेक्ट है तुरंत कीजिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब हर चीज को कायदे से तुरंत रिस्पॉन्ड कीजिए। हो क्या रहा है, अफवाह की चीजें 5G की स्पीड से जा रही है और फैक्ट आपका 1G की स्पीड से जा रहा है, तो लोग डरे हुए हैं। आप तुरंत उसका खंडन कीजिए कि नहीं ये अफवाह है, इसको तोड़ो। आप लोग काफी खंडन करते हैं। और थर्ड चीज टुगेदरनेस,
मतलब सबकी एकजुटता, जन भागीदारी जब तक नहीं कराएंगे तो 135-137 करोड़ की आबादी में आप अकेले चाहेंगे डॉक्टर और पुलिस के सहयोग से पूरा कंट्रोल कर लेंगे, इम्पॉसिबल है। तो जन भागीदारी में हर ब्लॉक, हर शहर पे आपका रिप्रेजेंटेटिव हो, जिसको टेली मेडिसिन के द्वारा, के द्वारा, कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम ट्रेन कर सके कि देखो इसका मतलब क्या होता है, तुम अपने एरिया में बताओ। तब जाके एकजुटता के साथ हम उतर पाएंगे इसकी लड़ाई में। जी जी। और टीएस क्लेयर साहब। हाँ जी जी, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था सर, आप सुन रहे होंगे कि जो मतलब कहें क्या कि दिल्ली एनसीआर से दूर वेस्ट बंगाल के छोटे से शहर, मान लीजिए उड़ीसा के छोटे से शहर को, झारखंड के छोटे से शहर को, यहां यही है कि अभी अवेयरनेस की कमी है लोगों के अंदर, जन जागरूकता लाने की जरूरत है। क्योंकि लोगों ने ये जो पीढ़ी है, इन्होंने प्लेग नहीं देखा। आज जो स्थिति, जो भयावह स्थिति, जो लोगों में डर है, हालांकि सरकार, हम सभी लोग अपने तरफ से लगातार लोगों को कह रहे हैं कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना के डर को समझने की बेहद जरूरत है इस वक्त। क्योंकि डर को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप उसके नियमों का उल्लंघन करते रहेंगे। ये डर कैसे जहन में उतारें सर? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये है कि जो लोगों में डर है वो किसी हद तक अच्छा है क्योंकि ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जो लोगों की रूल रेगुलेशन को फॉलो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं तो दिल्ली के बारे में ज्यादा बता सकता हूँ कि लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है, अभी डर है उन्हें। जी। अगर डर नहीं होता तो इंडिया के लोग चीज को फॉलो नहीं करते। जैसे सिंपली जैसे ट्रैफिक रूल है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि डरते नहीं लोग कि मेरे को फाइन हो जाएगा तो दे दो ऑर्डर। पर पहली बार मैं देख रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में डर है। ये सिर्फ देखो, सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया है। मोदी साहब खुद टेलीविजन पे आते हैं, बार बार समझाते हैं लोगों को, लेकिन इंडिया के लोग ये चीज ना मानते अगर उनको डरना हो। तो मेरे ख्याल में तो डर किसी हद तक अच्छा है इसके लिए, फॉलो करने के लिए। हाँ, ये जरूर है जैसे आप कह रहे हैं कि जी छोटे शहरों में या गांव में इस चीज को अच्छी तरह से समझाना, उनकी लोकल लैंग्वेज जो बिल्कुल लोकल लैंग्वेज समझे, उनको ना तो उसको हम डराया जाए, ना ही उनको इतना इस तरह से बताएं कि परवाह ना करें। तो दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझाने की जरूरत है कि भाई पहली बात तो कोरोना वायरस बीमारी क्या है और ये कैसे फैलती है। ये बहुत जरूरी है कि कैसे फैलती है। अगर हम लोगों को यही बता पाए कि भैया कोई बंदा खांसी कर रहा है, कोई जिसको फीवर है, जिसका गला खराब है, भैया आपने उससे 2-3 मीटर दूर रहना है, या उस बंदे को बता दिया जाए कि भाई तुमने मास्क पहननी है, तुमने बाहर नहीं आना घर से, ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री होगी और इसको कंट्रोल करने के लिए। हाँ, एट द सेम टाइम हमें ये भी लोगों को बताना है कि जो डॉक्टर लोग हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, अगर वो किसी कॉलोनी में जाते हैं तो ऐसे कोरोना नहीं होता, ऐसे कोरोना नहीं होगा। डॉक्टरों को भी और पैरामेडिकल ये स्टाफ है, मैं उनको सबको ये रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ कि जब भी वो अपने घर जाते हैं तो प्लीज मास्क पहन के जाएं। चाहे उनको कोई सिम्टम नहीं है वो मास्क पहन के जाएं। उसमें जो लोगों का जो थोड़ा डर है वो भी दूर होगा। और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम जब भी बाहर जाते हैं अपने घर के बाहर तो हमें मास्क पहननी है। क्योंकि एक जो जापान में जो स्टडी हुई है उसमें ये भी बताया गया है कि एक तो भाई माइक्रो ड्रॉपलेट है जिससे ये बीमारी होती है, दूसरा कॉन्टैक्ट से होती है, जैसे फोमाइट से, जैसे सेल फोन पे, या जिस बंदे ने वायरस वाली चीज को टच कर लिया उसके बाद उसने अपना फेस टच कर लिया, या आंखें टच कर ली, या लिप्स चेक कर ली, या नोज टच कर लिया, तो इसको बोलते हैं फोमाइट का तरीका है बीमारी फैलने का। जो तीसरा तरीका है उसको बोलते हैं कि माइक्रो ड्रॉपलेट मतलब ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं जिसका कि साइज 10 माइक्रोन से छोटा है। ये जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स हैं ये एनवायरनमेंट में काफी देर के लिए रह सकते हैं। जैसे कि कोई आदमी आया जिसने खांसी करी या जिसने स्नीजिंग करी, लेकिन वो आदमी तो वहां से चला गया, लेकिन अभी ड्रॉपलेट्स हैं। तो अगर उनसे हमने बचना है तो ये जरूरी है कि हम लोग मास्क पहन के जाएं जब भी घर से बाहर जाएं। और ये मास्क मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि N95 की बिल्कुल जरूरत नहीं है आम आदमी के लिए। कोई सर्जिकल मास्क हो, चाहे हैंडकरचीफ हो, या कपड़े की मास्क बनी हो, ये प्लीज बाहर जाते हैं तो जब जरूर पहने। जब भी आप सब्जी खरीदने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो प्लीज अपनी मास्क पहन के रखें। और डॉक्टरों को भी, नर्सेज को भी, जब वो घर जाते हैं हॉस्पिटल से, दे हैव टू
वियर द मास्क। और दूसरा ये है कि सब बंदों के लिए मैं कहूँगा कि ये बड़ा अच्छा कल्चर डेवलप हो सकता है फ्यूचर में, कि जब भी हम बाहर से घर जाते हैं, इसके पहले कि हम किसी चीज को टच करें, हम अपने हाथ वॉश करें सोप और वाटर के साथ, फिर हम किसी चीज को टच करें। ये देखो, अगर ये कुछ कल्चर इंडिया में था पहले इस चीज का कि कोई बंदा घर से बाहर से आता है तो वो अपने हाथ और पैर धोता था, इसके पहले कि घर के दरवाजे पर ही धोता था हाथ और पैर को। हाँ, वो हमें फिर याद कराना है कि वो कल्चर जो हमारा था वो अच्छा था, सफाई का था। और इससे सिर्फ कोरोना ही नहीं, मैं समझता हूँ कि बहुत बीमारियां कम हो सकती हैं, जैसे डायरिया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं, ये इनकी बहुत ही कम हो सकती है। ये सारे ओरोफिकल जो रूट होता है उससे स्प्रेड होती है। इसके लिए हमें लोगों को सिखाना है, पढ़ाना। ठीक है डॉक्टर संजय, मैं समझ सकता हूं कि आपको कई परेशानियों का, जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनको ऐसे शहरों में, क्योंकि पहले तो जो गरीब तबके के लोग हैं उनको पहले समझाना पड़ता है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, छुआछूत की बीमारी, कि हर वक्त हाथ धोने के लिए समझाया गया है, सैनिटाइज करने के लिए समझाया है। आमतौर पर गांव के लोग इतना समझ नहीं पाते, तो कैसे एजुकेट कैसे करते हैं लोगों को, क्योंकि आपका अस्पताल शहर में बड़ा अस्पताल है, कई मरीज आते हैं आपके पास, कैसे करते हैं लोगों का हैंडल आप? देखिए, अभी लॉकडाउन होने के चलते मरीज और आउटडोर बंद होने के चलते मरीज आना भी काफी कम हो गए हैं। कुछ लोग, हमारा तो अस्पताल है इसलिए हम लोगों ने तो अपने अस्पताल खोल रखे हैं जी। लेकिन इधर देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से कि लोग माइक से प्रशासन बताने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और लोगों को हमने डीसी महोदया को भी बताया कि भाई आप ग्रामीण स्तर के जनप्रतिनिधियों को कम्युनिकेट करें, शब्दों के बारे में बताएं, उनको विश्वास में। लेकिन आप अभी देख रहे हैं कि पलायन अभी भी जारी है। कल भी बहुत सारे लोग हावड़ा से पैदल चलकर मुंगेर के लिए आ रहे थे, जो आप मीडिया वालों ने जिनको उजागर किया। तो ये जो गांव में जो जागरूकता काफी देर में आएगा, और हम लोग के यहाँ भी जो कोरोना का टेस्टिंग तो होना शुरू नहीं हुआ है जिला स्तर तक, वो तो केवल झारखंड में, रांची में है, जमशेदपुर में है। तो ICMR को सस्ते किट बना करके जिला स्तर, प्रखंड स्तर के स्वास्थ्य कर्मियों को देना होगा, और इनको जो जल्दी परिणाम में दे। आज हम उनको पकड़ करके क्वारंटाइन करके रखने के लिए हम लोग के पास मैन पावर उतना नहीं है। जब आप कोई एक मोहल्ले का, एक वार्ड का, एक गांव में को आपको घेर करके रखना, उनको सील करना आसान नहीं है। तो हम लोग के यहाँ भी ये निवेश आना बाकी है गाँव में, जो लोग पलायन कर रहे हैं 22 तारीख के बाद से, तो अब उसका दुष्परिणाम अब आने वाले सप्ताह में शुरू होगा। और जहाँ तक अवेयरनेस और जागरूकता करने की बात है, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी फिर आएंगे ही, और हमारे मोदी जी जो जिस तरह से लोगों को बताते हैं, वो जो उसको लोग ज्यादा मानते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो वो भी करते हैं। प्रधानमंत्री को जारी रखना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री के लेवल से और जिला के लेवल से जो भी उनसे बन पड़ता है जागरूकता के लिए करना है। अंधविश्वास से लोग बचें। दुविधा भी, बहुत सारी दुविधाएं हैं, जाएं डॉक्टर के यहाँ, कहाँ जाएं, पुलिस घेर लेगी रास्ते में, बहुत सारे आउटडोर बंद होने के चलते मरीज लोग नहीं आ रहे हैं, सरकारी तंत्र पर पूरा भरोसा नहीं है। ठीक है। देखिए, अभी तो बस यही कहा जा सकता है कि सबको सब पर भरोसा करना होगा, किसी के खिलाफ कोई ना बोले, सब पर भरोसा करे। और इस वक्त भरोसा करके एक साथ खड़े होने का ये वक्त है, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जहां मेडिकल के टीम, मेडिकल पूरी स्टाफ, हर जगह लोग लगे हुए हैं लोगों की जान बचाने में। पुलिस सिक्योरिटी में लगी है ताकि लोगों की जान की हिफाजत कर सके और जान भी बचा सके। और सरकार पुरजोर कोशिश करे, चाहे देश की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, पुरजोर कोशिश कर रही है कि आवाम की, जनता की हिफाजत की जा सके। डॉक्टर अंशुमन साहब, मैं जरा आपसे समझ लेता हूं, आखिरी दौर का वक्त है ये, कि अब ऐसे में यहां से क्या क्या चीजें और क्या होना चाहिए, क्योंकि साफ अंदेशा दिख रहा है कि लॉकडाउन, हॉटस्पॉट और ज्यादा बढ़ाए जाएंगे। हालांकि डॉक्टर के अग्रवाल साहब अभी थे, उन्होंने बताया कि एपी सेंटर जो है हिंदुस्तान नहीं है ऐसा,
तो ऐसे में अब यहां से और क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए, क्योंकि आप सोशल मीडिया को भी देखते हैं, सबसे ज्यादा फोकस्ड करते हैं आप वहां, ताकि कोई इस तरह की अफवाह न फैलाए, लोगों को एजुकेट करते हैं। तो यहां से अब और क्या बड़ी जिम्मेदारी लोगों के लिए बनती है? बिल्कुल, देखिए अब लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक आप चला नहीं पाएंगे जी। उसकी प्रॉब्लम को 4 तरीके से समझें। लॉकडाउन इटसेल्फ, कंप्लीट लॉकडाउन की प्रॉब्लम इटसेल्फ आप देख रहे हैं। दूसरा उसका मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज, अर्थशास्त्री कह रहे हैं इकोनॉमिक इश्यूज, बाद में देख लेंगे इकोनॉमी, पहले जान बच जाए। और चौथी बात कि जो कोरोना के डर के कारण या कोरोना के लॉकडाउन के कारण बाकी मरीज की एक्सेसिबिलिटी कम हो गई है। कैंसर का मरीज, हार्ट का मरीज, डायलिसिस का मरीज, गर्भवती महिलाएं, ये सब एक्सेसिबिलिटी इनकी कम हो रही है। इनको ध्यान में रखना होगा, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर संजय कह रहे थे प्रधानमंत्री का बोलना बिल्कुल उचित है, अभिभावक की तरह, देश के जनप्रतिनिधि की तरह बोलते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री से ज्यादा डॉक्टर को बोलना जरूरी है। लोग डॉक्टर को सुनना चाह रहे हैं, डॉक्टर आके बताएं, सही इंफॉर्मेशन दे, उसको सुनना चाह रहे हैं, तब जाके हम इस अफवाह के गैंग को तोड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री के पास न इतना समय है, न इतना स्पेस है, और न इतना इशू को एड्रेस कर सकेंगे जितना। तो हर एरिया का डॉक्टर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आगे आए, और उसको चाहे सोशल मीडिया के तहत करे, अपने एरिया में करे, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करे, जैसे भी करे, लेकिन लोगों को अवेयर करे। और इसमें किसी स्पेसिफिक डॉक्टर की जरूरत नहीं है, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर, होम्योपैथ डॉक्टर, बीडीएस डॉक्टर, कोई भी कर सकता है। इंफॉर्मेशन गैदर करे और उस प्रोटोकॉल को अपने एरिया में करे, तभी जाके ये सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। ठीक है, समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए हमारे साथ। तो लोकतंत्र में इतना ही, लेकिन फिर एक गुजारिश, अपना ख्याल रखिए। कोरोना से डरना नहीं है, हम सबको मिलकर लड़ना है। लॉकडाउन का पालन करें, सरकार जो भी कह रही है उसे सुने, डॉक्टर जो भी कह रही है उसे माने। नमस्कार।